धन्यवाद सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे केंद्रीय बजट के संदर्भ में बोलने की अनुमति दी। मैं सोचती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के एकदम अंतिम छोर से उठकर आया हुआ इंसान इस बजट की समीक्षा ज़्यादा अच्छी करेगा। अब से पहले 3 घंटे पहले जिस तरह का माहौल बना तो उससे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन लगा कि परछाइयाँ कद से और बातें औकात से ज़्यादा जब होने लगें तो समझो सूरज डूबने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के मुखौटे ने जिस तरह का माहौल बनाया तो उससे लगा कि वाकई में अब इस देश में इस तरह की विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती सीतारमण जी का पहला डिजिटल बजट जो पेश किया और 2 घंटे के भाषण में एक बार भी रुकावट नहीं, प्रस्तुतिकरण की निरंतरता महिला शक्ति का अद्भुत उत्साह दर्शा रही थी। हम सबको प्रेरणा मिली कि उन्होंने जिस भावना से और जिस तैयारी के साथ इस बजट को पेश किया, निस्संदेह उनका प्रस्तुतिकरण और उस बजट में निहित भारत की तकदीर और गरीबों के कल्याण की जो भावना थी वो निस्संदेह तारीफ योग्य थी। मैं उसके समर्थन में आज खड़ी हुई हूँ। महामारी से दुनिया त्रस्त थी और इस त्रस्त में हम भी त्रस्त थे, लेकिन इस महामारी के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व ने इस देश को एक किया। थाली बजाई, ताली बजाई, दीपक और मोमबत्ती जलाकर देश को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधा और इस संक्रमण से सामना करने के लिए एकजुट हो गए। और मैं सोचती हूँ कि 2021 और 2022 का ये बजट अपने आप में महामारी काल में साहसी तो है ही, लेकिन गांव, गरीब और किसान के हित का बजट है। मैं ये भी आपके माध्यम से माननीय सभापति जी कहना चाहूँगी कि यह बजट नए दशक की नींव रखेगा और ऐसी नींव रखेगा जिसमें अंतिम छोर का गरीब आदमी अपने आप को समर्थवान बनाएगा। यह बजट आत्मनिर्भरता के साथ देश के हर नागरिक को प्रगति की ओर ले जाने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और साथ ही साथ हर हाथ को काम, हर दिमाग को काम देकर हमें आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री की जो मेहनत है, उनके समस्त स्टाफ की जो मेहनत है, उनके साथ विद्वान अर्थशास्त्रियों की जो मेहनत है, उस मेहनत के साथ मैं सोचती हूँ कि यह मूल मंत्र के रूप में हमारे देश के विचार में, जनमन के विचार में यह कालखंड निस्संदेह याद रहेगा और आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्र प्रथम, किसानों की आय वृद्धि करना, सुदृढ़ संरचना बनाना, स्वस्थ व स्वच्छ भारत की कल्पना को पूरा करना, शिक्षित भारत व सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को सशक्त करेगा। कोरोना महामारी ने देश के स्वास्थ्य विभाग को चुस्त कर दिया है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी के देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी थी और इन कमी को कोरोना महामारी के प्रारंभ में हमने महसूस भी किया, लेकिन इस आपदा को भी अवसर में बदलने का काम हमारी वित्त मंत्री ने किया और ये सोचकर कि जान है तो जहान है, इस भावना को मद्देनजर रखते हुए इस संकल्प के साथ काम शुरू हुआ और इस बजट में 2,23,846 करोड़ का
आवंटन हुआ, अभी घंटी ना बजाना मैं ये सभापति जी 3 दिन से लगातार इंतजार में हूँ, इसलिए घंटी मत बजाना। तो मैं सोचती हूँ कि ये 2,23,846 करोड़ का आवंटन 137% अधिक है ये हेल्थ के लिए। और मैं सोचती हूँ कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और कृषि उसका प्राण है, लेकिन यहाँ कृषि के बारे में बोलते हुए हमारे प्रतिपक्ष के भाइयों ने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो तो लीक पर चलना जानते हैं, वो दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलना जानते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले ये शायर सिंह सपूत। आज इस देश का प्रधानमंत्री उस सपूत की श्रेणी में है, उस सिंह की श्रेणी में है और उस शायर की श्रेणी में है कि जिसने इस कृषि के काम के लिए, इस कृषि की उन्नति के लिए और छोटे बड़े किसानों के उत्थान के लिए 16.5 लाख करोड़ का प्रावधान रख और इसके साथ साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को विकास की निधि देते हुए 40,000 करोड़ का अलग से व्यवस्था और सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी निधि को दोगुना किया। ये सब इस बात को का सबूत है कि किसान वो किसान जो असली में किसान है, जो खेत में पसीना बहाता है, अपने हाड़ और चाम को गालता है और फिर कुछ कमाता है, ये उनके लिए है। मैं आपके माध्यम से मेरा आपसे निवेदन है कि संक्षिप्त में बात पूरी करें, क्योंकि बहुत सारे सदस्य बोलने वाले हैं और 12 तक हमें समाप्त करना है। अभी तो मैंने शुरू ही किया। तो 5 नहीं, आपका तो 7 मिनट हुआ मैडम। लघु उद्यमी बहनों के लिए 5 मिनट में समाप्त करना है। लघु उद्यमी बहनों के लिए चलाई गई स्टैंड अप योजना, इसमें भी 15% की जो मार्जिन मनी का जो छूट दी है, वो भी बहुत बड़ी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे। मैं एसटी की सीट से आती हूँ, एसटी की महिला हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एकलव्य स्कूल खुले। और साथ ही जिस क्षेत्र दौसा संसदीय क्षेत्र से आती हूँ, जहाँ से हमारे हजारों सैनिक जाते हैं, चाहे वो गुर्जर जाति के हैं, चाहे वो राजपूत जाति के हैं, चाहे वो धाकड़ जाति के हैं, चाहे वो मीणा जाति के हैं, हमारी सेना के अंदर हैं। ऐसी स्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल भी होना जरूरी है। मैडम अपनी बात रख के समाप्त कीजिए। अभी माननीय किसान कल्याण निधि, उज्ज्वला योजना, जनधन खातों में पैसा जाना, प्रधानमंत्री आवास के लिए पक्का घर देना, किसान व व्यापारी को पेंशन देना, दीनदयाल ज्योति योजना, ऐसी अनेक योजनाओं में धन की वृद्धि हुई है। परिवहन चाहे सड़कों का हो चाहे रेल का, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक राशि का आवंटन कर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और यह आर्थिक उन्नति को ऊंचा उठाने में बहुत धन्यवाद आपका। अभी धन्यवाद नहीं, मैं आपसे चाहूंगी कि 2 मिनट मुझे और दीजिए। हमारी वित्त मंत्री ने जिस तरह की इसमें जिन परिस्थितियों में ये बजट पेश किया है, मैं आपके सहयोग से ये भी कहना चाहूँगी कि उनके सहयोगी राज्य मंत्री अनुराग जी को और हमारे बुद्धिजीवी अर्थशास्त्रियों को इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए। उनको भी साधुवाद दूंगी कि इस विपत्ति के समय में उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मैं फिर एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत की जैव विविधता का धनी देश है। महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो अनछुए टच है, अनछुए पहलू है, मैं वो बोलना चाहती हूँ। जितने आंकड़े बोले गए, जो बोला गया, मैं नहीं। भारत जैव विविधता का धनी देश है। इस जैव विविधता का उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से हो सकता है। और मैं ये भी आपको कहूंगी, थैंक यू वेरी मच। मेरे क्षेत्र में ईस्टर्न कैनाल योजना को जो अभी हनुमान भाई ने भी मानी है, मैं भी कहूंगी कि ईस्टर्न कैनाल योजना को स्वीकृत किया जाए ताकि दौसा जिले को पानी की मदद मिले।